Hi, hello, welcome to yet another episode of World Bench TV, where today the topic for our discussion is going to be Newton's laws. न्यूटन्स के लॉज किसको नहीं पसंद हुए हैं? आई एम श्योर इस दुनिया में तो सबको है. अगर नहीं है देन प्रॉब्ली यू आर फ्रॉम मार्स. अगर आप मार्स से हो देन वहां पे भी लकीली न्यूटन्स लॉज चलते हैं, आपको चाहे पसंद हो या ना हो. इसमें कंफ्यूजन इसलिए होता है बिकॉज ये लॉज जो है they are they were derived way back in time, and जब वो उनको निकाला गया तब किसी ने उनको बिलीव ही नहीं किया था बिकॉज वो इतने वियर्ड साउंड कर रहे थे. they were so non intuitive. इनफैक्ट कोई ऐसी चीजों का भरोसा ही नहीं कर सकता. इट्स जस्ट लाइक सेइंग के भूत होते हैं क्या, एंड लोग बोलते हैं हाँ होते हैं. तो तब सब उनका भरोसा कर रहे थे. इनफैक्ट जो बोल रहे थे कि नहीं होते लोग उनको मार रहे थे. वैसा ही सीन न्यूटन्स लॉज के साथ हुआ. जो लोग बोल रहे थे कि न्यूटन्स लॉज गलत है उनको लोग एक्चुअली, जो लोग बोल रहे थे न्यूटन्स लॉ सही है उनको लोग पीटने लग गए बिकॉज उनको ये बोला कि यार कैसा हो सकता है ऐसा. इनफैक्ट अगर मैं आपको पहले लॉ के बारे में ही बताऊं देन यू विल बी ऑल कंफ्यूज्ड. हाउ इज दैट पॉसिबल? द फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट an object if not applied by an external force continues to stay in the same state of motion or rest. Let me repeat. अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स या उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं देन वो या तो रुका रहेगा, अपने रेस्ट के स्टेट पे रहेगा, जहां था वही रहेगा, या तो वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा. एंड अब आपको समझ आ रहा होगा कि लोग क्यों पीट रहे थे उन लोगों को जो बोल रहे थे कि हाँ ये सही है, बिकॉज अगर आपने एक बॉल को धक्का दिया वो रुक जाती है. पीपल वर लाइक व्हाट आर यू सेइंग न्यूटन, आई मीन कम ऑन. बट यू नो द हिस्ट्री गोज even beyond way back Newton's like theories, because इसका सबसे पहले the person who ideated this law was Galileo, जिन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया निकाला. तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट. इनर्शिया का मतलब ये है कि कुछ ऐसा, इनर्शिया मतलब जस्ट बीइंग योरसेल्फ. जैसा आप हो वैसा ही रहना चाहते हो. अगर आप रुके हुए हो तो आप रुके हुए रहना चाहते हो, अगर आप चल रहे हो तो आप चलते रहना चाहते हो, अगर आप भाग रहे हो तो आप भागते रहना चाहते हो. एंड दैट्स एसेंशियली लॉ ऑफ इनर्शिया. बहुत ही नेचर से डिराइव्ड लॉ है बिकॉज इट ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू द नेचर. नेचर में भी यही होता है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहती है. बट स्टिल लोगों ने बोला यार ऐसा कैसे, बॉल तो हम अभी भी चला रहे हैं रुक जाती है. एंड रुको न्यूटन ने बोला रुको यार, पहले ये लॉ थोड़ा डाइजेस्ट तो कर लो. इस लॉ में थोड़े से और अजम्पशंस है कि दिस इज वैलिड ओनली इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वेल, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे मेरे को ऐसा लगेगा कि देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. मान लो कि मेरे पास एक एक्सेलरेशन है, मैं एक एक्सेलरेशन से मूव करने लग गया. मैं हूं यहाँ पे एंड आई स्टार्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. एंड मान लो यहाँ पे आप हो एट रेस्ट, आप आराम से खड़े हो, आप वहीं पे रहोगे क्योंकि फर्स्ट लॉ वैलिड है. एंड अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा हूँ देन अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे को बाहर से देख रहा है उसको ऐसा लगेगा कि हाँ लाइक मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा हूँ बट आप रेस्ट पे हो. बट आपको ऐसा लगेगा कि इवन आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को लगेगा कि आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेरी तरफ आ रहे हो. बट ऐसा तो नहीं है ना, आप तो रुके हुए हो. सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एसेंशियली टेलिंग मी कि जो मेरा रेफरेंस का जो फ्रेम है, मतलब जहां पे मैं बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी सिचुएशन को, दैट मस्ट बी एट रेस्ट. उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. अगर मैं अपने फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, देन दैट इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज
it's having an acceleration of 5 meters per second square, so that's not the case. तो inertial frame of reference में ही न्यूटन के लॉज वैलिड है, एंड न्यूटन का पहला लॉ भी यही है कि अगर आप एक inertial frame of reference में हो, then the object continues to stay in that same state of motion or rest until and unless it is acted upon an external force. Now you will ask me कि सर अर्थ हम जहाँ पे है, लाइक इनफैक्ट आपका घर, लाइक ये जो स्पेस है हमारे आसपास, क्या हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आई मीन क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ की वैलिडिटी है वहाँ पे? यस, इट इज़। एज मच एज यू आर कन्फ्यूज्ड, आपको लग रहा होगा कि अर्थ है, अर्थ तो घूमती है अपने एक्सेस के अबाउट। आपने कल ही बताया था कि अगर वो घूम रहे देन एवरी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू हैव सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर बाय v स्क्वायर बाय r, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट ये अर्थ जो है ये सन के अराउंड भी घूम रहा है, ये सन के अराउंड भी तो घूम रहा है, तो उसकी एक और एक्सेलरेशन भी है विच इज अगेन v स्क्वायर बाय r, विच इज गिवन बाय दिस डिस्टेंस नाउ, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट ये जो एक्सेलरेशंस आती है ये दे आर सो लेस, इतनी कम है। इनफैक्ट इनकी वैल्यूज भी मेरे को याद है कुछ 0.003 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो सन के अराउंड घूमने वाली है दैट्स इवन लेसर देन दिस, लाइक कुछ 5 टाइम्स कम है इससे, तो काफी कम एक्सेलरेशंस, हेंस दे कैन बी रिगार्डेड एज लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो, क्योंकि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो 9.8 है, इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, एंड हेंस हम एक अर्थ एक inertial frame of reference में हमेशा, which is the earth, such a beautiful thing, right? beautiful thing. gravity जो एक्ट करती है उससे बहुत कम है ये, तो हम इनके इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं एंड हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये लॉ से इतनी क्लैरिटी अभी भी नहीं आई, बॉल क्यों रुकती है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा इन द पिक्चर ऑफ द सेकेंड लॉ सारी क्लैरिटी ले आता है, सब कुछ क्लियर कर देता है, बिकॉज सेकेंड लॉ इट्स अ मैजिकल लॉ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ ऐसा, बाय द वे इन लॉज का कोई प्रूफ नहीं है, वी कांट प्रूव देम, बट डू वी बिलीव इन देम? यस, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली दे आर प्रूवन, एंड मोस्ट ऑफ आर एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी हमने थॉट्स एंड मेजरमेंट्स करी है लैबोरेटरीज में, दे आर कंक्लूसिव टू द फैक्ट कि न्यूटन्स लॉज वैलिड है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एक स्प्रिंग लिया जिसको एक्सटेंड किया थोड़ा सा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अगर मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा हूँ देन ऑब्वियसली वो एक फोर्स लगाएगा मेरे पे पीछे को, क्योंकि वो स्प्रिंग है, थ्रेड तो है नहीं। अगर एक और स्प्रिंग लिया, एक आइडेंटिकल स्प्रिंग, उसको भी एक्सटेंड किया एंड बेसिकली सेम फोर्स लगेगा उस स्प्रिंग के इस पॉइंट पे, एंड मैंने यहाँ पे दो मासेस अटैच करे, M1 और M2। तो ये था M1 kgs, ये था M2 kgs, एंड जैसे ही मैंने इनको छोड़ा मैंने उनके एक्सेलरेशंस भी मेजर करी which were A1 and A2, and what I found out experimentally was that M1 A1 was M2 A2. Quite remarkable, right? एक चीज ये पता चल रही है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहे, स्प्रिंग इज ऑब्वियसली पुट अप्लाइंग सम फोर्स, एंड वो जो फोर्स है वो फोर्स दोनों केसेस में इक्वल है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट M1 A1 भी M2 A2 के इक्वल है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स। एंड फिर बाद में ये सोचा कि इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। सो इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, so I'm considering only this horizontal direction. मैं दूसरी perpendicular y डायरेक्शन के बारे में अभी नहीं सोच रहा, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट इज ओनली इन द x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन, एंड ये बहुत क्रूशियल डिस्कवरी थी। आई एम सेइंग डिस्कवरी बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ऑल्दो some might say कि ये मतलब it's not a discovery but more like a logical thought process जिस पे न्यूटन आए। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे हुआ, बट ये एक्सपेरिमेंट तो हुआ एंड ये रिजल्ट तो आए। लेटर ऑन इसको मॉडिफाई करके बोला गया कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, नेट फोर्सेस, जिसको हम बोल सकते हैं द नेट फोर्सेस,
यानी कि टोटल फोर्स जितनी भी एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स द acceleration of the object. Net acceleration as in total acceleration. Obviously these are vectors. Force is a vector, A is a vector. तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है. एंड ये फर्स्ट लॉ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है. अब अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है देन कोई फोर्स नहीं लगने वाला है इस पे. एंड अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वो उसी स्टेट पे रहेगा. इट्स गोइंग टू ईदर कीप ऑन मूविंग और कम टू अ हॉल्ट. अगर वो चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से एंड एक्सेलरेशन जीरो है देन वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा. अगर वो रुका हुआ है एंड एक्सेलरेशन जीरो है देन वो रुका ही रहेगा. इनफैक्ट दिस इज एक्सप्लेनिंग फर्स्ट लॉ. एंड अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सब सारे सेम ही लॉज है. बट एक चीज तो क्लियर होगी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास टाइम्स द नेट एक्सेलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट. इस पे अब काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. इनफैक्ट आपको बहुत बेसिक सा एक स्ट्रिंग प्रॉब्लम देता हूं. सो लेट्स कम टू द स्ट्रिंग. आप सबको पता है कि एक स्ट्रिंग जो है वो भी खींच सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को. अगर आप एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को खींचते हो देन आप खींच रहे हो उस ऑब्जेक्ट को. एंड अगर आप खींच रहे हो देन आप स्ट्रिंग पे कुछ फोर्स लगा रहे हो. एंड वो स्ट्रिंग जो है इन टर्न उस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं तभी वो खींच रहे हैं, तभी वो ब्लॉक आगे आ रहा है. वो ब्लॉक पे सिर्फ स्ट्रिंग अटैच्ड है एंड हेंस उस पे सिर्फ एक ही सोर्स है फोर्स लगने का विच इज द स्ट्रिंग. एंड वो स्ट्रिंग उस पे फोर्स लगाएगी. मान लो ऐसी एक स्ट्रिंग है एंड ऐसी एक और स्ट्रिंग है. बाय द वे अब समझ आ गया कि बॉल क्यों रुक रही है. बिकॉज ग्राउंड से एक फ्रिक्शन की फोर्स मिल रही है उसको जो उसको एक फोर्स दे रही है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. एंड जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उससे दूसरी डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की. एंड हेंस वो रुक रहा है. सिंस सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक नेट एक्सेलरेशन आएगी विच इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स अपॉन द मास. एंड ये जो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास है ये एक्सेलरेशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है. हेंस न्यूटन का लॉ वायलेट नहीं हो रहा. अगर आप फ्रिक्शन हटा दोगे, एक स्मूथ सरफेस पे एक बॉल को धक्का दोगे, वो चलती रहेगी. वो इनफैक्ट चलती रहेगी जब तक इनफैक्ट वो चलती रहेगी. यहाँ पे अब एक स्ट्रिंग है मेरे पास, दो स्ट्रिंग्स हैं इनफैक्ट. एंड मैंने यहाँ पे एक मास अटैच किया है m. इसका वेट है m. सो m kg का एक मास अटैच्ड है यहाँ पे. ये दो स्ट्रिंग्स है. ये एंगल है 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. एंड मैं बोल रहा हूँ मेरा सिस्टम इज एट कंप्लीट रेस्ट. यानी कि आई कैन से दैट m की जो एक्सेलरेशन है, आई शुड रादर राइट दिस एज एक्सेलरेशन ऑफ m इज 0. तो एक चीज तो क्लियर होगी न्यूटन्स लॉ से ऑलरेडी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0. एंड आपको पता है सिंस दीज आर वेक्टर्स, मैं इनको x और y कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहूंगा. सिंस सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, आई एम गोना आल्सो से दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन द y डायरेक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0. क्योंकि अगर इनमें से एक भी होता तो टोटल फोर्स बचता. ऐसा नहीं हो सकता कि y में कुछ फोर्स है एंड x में कुछ फोर्स है एंड वो दोनों एक ऐड करके कैंसल आउट हो जाए, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है. आप परपेंडिकुलर फोर्सेस को ऐड करोगे देन डेफिनेटली एक पॉजिटिव नेट फोर्स मिलेगा. अगर आप दोनों फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में देख रहे हो देन हो सकता है कि वो कैंसल आउट हो जाए. बट इन दिस केस x और y डायरेक्शन में इंडिविजुअली उनको जीरो होना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर एक भी डायरेक्शन में फोर्स है तो नेट फोर्स निकल के आ जाएगा. मान लो y में फोर्स नहीं है और x में है तो नेट फोर्स है वही है जो x में फोर्स है. अगर y में है और x में नहीं है तो नेट फोर्स है वही है जो y में है. अगर y और x दोनों में है, कोई भी ऐसा केस नहीं बन सकता. मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल बना सकते हो जिसकी हाइपोटेन्यूज 0 है, नहीं पॉसिबल. एंड वही मैं आपको भी बोल रहा हूँ y और x दोनों में 0 है. तो सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया. ये स्ट्रिंग मान लेते हैं कि एक फोर्स लगा रहा है. इस फोर्स को हम बोल देते हैं टेंशन. टेंशन मतलब बहुत आसान चीज है. अब टेंशन लो यहाँ पे. अब इस फोर्स को थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए, सिंस मैंने आपको एक हिंट दे दी है, इस एक्सिस कह रहा हूँ, इसको ब्रेक कर देते हैं इन दी x एंड द y डायरेक्शंस. तो ये है मेरा x, ये है मेरा y. मेरा T2 जो है वो यहाँ पे, सिंस ये एंगल है 45, मेरा T2 का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा विच विल बी इक्वल टू T2 cos 45. एंड मेरा T2 का एक कंपोनेंट सीधा होगा विच विल बी इक्वल टू T2
sin 45 एंड सिमिलरली T1 को भी ब्रेक करूंगा. T1 का एक कंपोनेंट होगा इधर विच विल बी इक्वल टू T1 sin of 30 एंड यहां पे भी कंपोनेंट होगा विच विल बी इक्वल टू T1 cos of 30 एंड इस ब्लॉक पे एक नीचे को फोर्स लग रहा है mg. मैं बोलूँगा कि उसका वेट जो है वो उन स्ट्रिंग्स को बैलेंस आउट कर रहा है. स्ट्रिंग्स जो फोर्स लगा रही है वो उसके वेट को बैलेंस आउट कर रही है, तभी वो रेस्ट पे. मैं ये mg का फोर्स नीचे इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है कि ग्रेविटी नीचे है एंड एक फोर्स उसकी वजह से mg नीचे हमेशा लगेगा. नाउ द क्वेश्चन इज के न्यूटन का लॉ कैसे अप्लाई करें. बहुत सिंपल है, बस देखो y और x में. पहले x में देख लेते हैं. x में दो ही फोर्सेस है, T1 sin 30 इधर, T2 cos 45 इधर. अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन x इज 0 देन आई एम गोना से दैट T1 sin 30 माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट को है, प्लस T2 cos 45 इज इक्वल टू 0. पहली इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन y इज ऑल्सो 0. तो y में देखते हैं फोर्सेस के. y में एक mg है नीचे को, तो नीचे वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव, माइनस एक T1 cos ऑफ 30 डिग्रीज है ऊपर, माइनस एक T2 sin 45 है ऊपर. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0. तो अब इन दोनों इक्वेशन से एक्चुअली मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ. मेरे को ये दिख रहा है कि T2 cos 45 एंड T2 sin 45 आर एग्जैक्टली द सेम. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा कि mg इज इक्वल टू T1 sin 30 विच इज हाफ प्लस cos 30 विच इज √3/2. तो मेरा T1 सिंपली निकल के आ गया 2mg अपॉन 1 प्लस √3 इन न्यूटन्स. एंड दिस वॉज एज ईजी. अब आप सिंपली यहां पे पुट करके T2 भी निकाल लोगे. नाउ सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक जो है इन दोनों स्ट्रिंग्स पे लगने के बाद एक एक्सेलरेशन, एक नेट एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है जो आपको गिवन है. तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टेंशंस? एब्सोल्युटली यस. दैट्स इवन ईजियर बिकॉज यहां पे जीरो की जगह अब आपको पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो m है इसका मास, एक्सेलरेशन a हमको गिवन है एंड बाकी की इक्वेशन सारी सेम रहेगी. विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड लॉ नाउ, न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज माई फेवरेट, एज ये सब कुछ कंसोलिडेट कर देता है. इट्स द स्टेटमेंट इज इट्स एज फॉलोज, every action has an equal and opposite reaction. इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके बोलता हूं. इफ अ बॉडी इज एक्सर्टिंग अ फोर्स F on another body, the other body is also going to exert a force F in the equal magnitude but opposite direction on the first body. अगर मैं आपको एक F फोर्स से धक्का दे रहा हूं देन आप भी मुझे एक F फोर्स से वापस पुश दोगे यार. वो हम सबको फील होता है. अगर मैं आपको धक्का दूंगा तो मेरे को भी थोड़ा सा झटका लगेगा, इनफैक्ट जर्क लगेगा. इतना आसान नहीं होता धक्का देना. अगर मैं किसी को पंच कर रहा हूँ किसी के मुंह पे, मेरा हाथ भी दुखता है यार. एंड मेरे को पंच करने का इसलिए शौक नहीं है बिकॉज मेरे को वो फोर्स वापस नहीं चाहिए. इनफैक्ट जितना जोर की मैं पंच करूंगा उतना जोर की मेरे को दर्द होगा. एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है कि सेम फोर्स होती है इक्वल एंड ऑपोजिट. आई शो इट टू यू. एक चीज दिखाता हूं आपको. पहले तो ये क्लियर है ना कि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता क्या है. इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे, द इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल, दैट द एक्शन एंड द रिएक्शन, दे आर लाइक अ पेयर. एक पेयर की तरह जिसमें फोर्सेस है इक्वल एंड ऑपोजिट. सो दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आपको पुश कर रहा हूं देन जो मैं फोर्स आप पे लगा रहा हूं F, वही सेम फोर्स F आप मेरे पे लगा रहे हो. तो
अलग अलग बॉडीज पे, मैं एक आप पे लगा रहा हूँ, आप एक मेरे पे लगा रहे हो, तो हम दोनों पे एक एक एफ फोर्स लगेगा एंड वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, हमेशा हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा. नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक कि मान लो सिद्धार्थ यार आप, मेरे को लग रहा है कुछ गलत बोल रहे हो. मान लो कि यहाँ पे एक स्मूथ टेबल है एंड मैं इस ब्लॉक को पुश करने लग जाऊं विद फोर्स एफ. मैं इस ब्लॉक को पुश कर रहा हूं विद फोर्स एफ, तो ये ब्लॉक तो हिलने लग जाएगा. इनफैक्ट इसकी एक एक्सेलरेशन बिल्ड होने लग जाएगी. तो क्या इसका मतलब है कि ये मेरे पे फोर्स नहीं लगा रहा, सिर्फ मैं ही लगा रहा हूँ? नॉट एट ऑल. अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो देन आप पे भी वापस एक रिएक्शन पड़ रहा है, बट आप उसको धक्का दे जा रहे हो. आपने स्मूथ सरफेस पे अपने पैर गाड़ लिए, आपने हील वाले जूते पहने हैं जो ग्राउंड के अंदर घुस के, एंड सिंस आपने वो ग्राउंड में वो हील्स पहने हुए हैं, तो ये अरे ये क्या बन गया, 1 सेकेंड. ये है आपके हाथ एंड ये हो आपने ग्राउंड से फोर्स ली. इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो अगर आप फोर्स एक एफ लगा रहे हो इधर, देन आप पे वापस एक फोर्स पड़ने वाला है जो वो ब्लॉक आपको देगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट एफ. एंड सिंस आपके पैर नीचे गड़े हुए हैं ग्राउंड के अंदर, आप ग्राउंड के अंदर एक फोर्स लगाओगे, कुछ समथिंग जो भी एफ डैश, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, एंड वो ग्राउंड वापस आप पे एक फोर्स लगाएगा एफ डैश जो आप यूज कर रहे हो अपनी फोर्स लगाने के लिए. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन. अगर आप भाग रहे हो देन आप ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो एंड वो ग्राउंड आपको वापस पुश दे रहा है एंड उस पुश की वजह से आप भाग पा रहे हो. इनफैक्ट अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं देन आपका बॉडी का एक मसल, मान लो ये आपकी लेग है, दिस इज योर लेग, ये आपके पैर है, आपकी लेग में यहाँ पे एक मसल है, वो इस मसल पे एक फोर्स लगाएगा एंड ये मसल वापस उस पे एक फोर्स लगाएगा, एंड ये तीसरे मसल पे एक फोर्स लगाएगा जो उस पे वापस एक फोर्स लगाएगा, एंड ऐसे एक चेन बन जाएगी एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स की. तभी एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर्स में होता है, इसको पेयर फोर्सेस बोलते हैं. एंड एंड में फाइनली आप एक ग्राउंड पे एक फोर्स लगाओगे जो आप पे वापस फोर्स लगाएगा, एंड वो जो ग्राउंड आप पे फोर्स लगा रहा है वो आपको बाहर से मिल रहा है एंड वो आपको हेल्प कर रहा है इन रनिंग. सो तभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट बॉडीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि अगर आप भाग रहे हो ग्राउंड पे देन आपको एक्सेलरेशन कैसे मिल रही है, कौन दे रहा है आपको वो एक्सेलरेशन? कहीं तो बाहर से आनी चाहिए ना सिस्टम के. मेरे अंदर से तो नहीं फोर्स मैं जनरेट कर सकता ना खुद पे. अगर मैं अपने ऊपर फोर्सेस लिख रहा हूँ तभी तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी. तो न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे भी है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर मेरे पे कोई फोर्स ही नहीं है बाहर से देन मैं नहीं मूव कर पाऊंगा. आई वोंट बी एबल टू रन. आई एम एबल टू रन, आई एम रनिंग, आई वॉन्ट टू रन. मैं भाग इसलिए रहा हूँ बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन है इसको बैक करने के लिए एक फोर्स भी लग रही है जो मेरे को ग्राउंड दे रहा है. तो ये फोर्स मेरे को ग्राउंड दे रहा है एंड वो ग्राउंड मेरे को इसलिए दे रहा है बिकॉज मैं ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा हूँ. आई होप ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है ना, वापस आ गए. इसको प्रूव करने का एक सिंपल सा बेसिक सा तरीका है कि मान लो एक ब्लॉक है यहाँ पे एंड मान लो यहाँ पे एक और ब्लॉक है. तो आपको दिखाता हूँ एक बहुत बढ़िया चीज़. लेट्स जस्ट से कि इसका वेट है 2 kgs एंड इस छोटे वाले का वेट है 1 kg एंड मैं इस पूरे सिस्टम को एक फोर्स F लगा रहा हूँ दिस इज इक्वल टू 3 न्यूटन्स. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव करेगा. एक स्मूथ फ्लोर है. आपको ये भी पता है कि ये जब सिस्टम मूव कर रहा होगा देन द टोटल एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम की, तो मैं पूरा सिस्टम जो है ये दोनों ब्लॉक्स मान रहा हूँ एंड देन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि सिस्टम हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, हम अलग अलग भी ले सकते हैं. बट जो फोर्सेस लग रही है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस नेट इज ऑन द सिस्टम and it is an external force. एक्सटर्नली आ रही है, वो बाहर से आ रही है, कोई बाहर से दे रहा है उस सिस्टम को. अंदर की फोर्सेस नहीं होती, इंटरनल फोर्सेस नहीं होती है, दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस. एंड देखते हैं कि वो कितना है. तो मैं नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे लगा रहा हूँ 3 न्यूटन्स और
कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे इन दी एक्स डायरेक्शन. सो टॉकिंग अबाउट दी एक्स डायरेक्शन ओनली. वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ. तो 3 इज इक्वल टू द मास ऑफ द सिस्टम विच इज 1 + 2 टाइम्स द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन आ रही है 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो पूरा का पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने वाला है. एंड अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है देन अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स को इंडिविजुअली देखूं तो लेट्स जस्ट सी के इंडिविजुअली इन ब्लॉक्स के साथ क्या हो रहा है. तो अगर मैं पहला ब्लॉक देखूं अपना तो मेरा ये रहा पहला ब्लॉक 1 kg. ऑलराइट, इस पे एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन्स. एंड यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है. अब मैं दूसरे ब्लॉक को सिस्टम के बाहर कर चुका हूँ. मेरा सिस्टम इज ओनली द 1 kg ब्लॉक. अब एक्शन रिएक्शन पेयर्स यानी थर्ड लॉ उसके अकॉर्डिंग एक चीज तो पक्का है कि ये जो दूसरा ब्लॉक है, अब मैं एक पहले ब्लॉक को धक्का दे रहा हूँ अगेंस्ट द दूसरा ब्लॉक, तो ये दूसरा ब्लॉक उसको वापस धक्का देगा. बिकॉज अगर आप उसको धक्का दे रहे हो, मान लो आप अपने ब्लॉक से आप अपने 1 kg से उस पर एक फोर्स लगा रहे हो, सम n फोर्स, देन वो वापस आप पे एक n फोर्स लगाएगा बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर. एंड वो n फोर्स हम देखते हैं कि क्या वो सेम है, वो बिल्कुल सेम होगा. नाउ द पॉइंट टू नोटिस मेरा सिस्टम ये है, बट मेरे को इस सिस्टम की एक्सेलरेशन अभी भी पता है बिकॉज मेरे को पता है ये सारे साथ में जा रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो लेट्स राइट डाउन द सेकेंड लॉ इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक. मेरे को सिर्फ फोर्सेस लेनी है इस ब्लॉक पे फ्रॉम द एक्सटर्नल सिस्टम. ये जो n फोर्स मेरा 1 kg वाला ब्लॉक 2 kg पे लगा रहा है वो मेरी बॉडी लगा रही है एक्सटर्नल सिस्टम पे. एंड आई डोंट नीड दैट इंफॉर्मेशन. मेरे को बस ये जानना है कि मेरे ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है. एंड दैट इज सम रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसको बोल देते हैं, फ्रॉम द सेकेंड ब्लॉक. तो मेरा न्यूटन लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या है? एक फोर्स है 3 न्यूटन्स राइट को, माइनस एक n फोर्स है जो लेफ्ट को लग रही है. दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स द एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो 1. सो 3 माइनस n इज इक्वल टू 1, यानी कि मेरा n इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड ब्लॉक. अब मेरा सेकेंड ब्लॉक मेरा सिस्टम है. सिंस मेरा सेकेंड ब्लॉक अब मेरा सिस्टम है तो आई एम गोना मेक द सेकेंड ब्लॉक नाउ. ये रहा मेरा 2 kg का ब्लॉक, मेरा 1 kg यहाँ पे, बट इट्स आउट ऑफ द सिस्टम. नाउ आई नो कि एक नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं दे रहा हूं पहले ब्लॉक को तो वो भी मेरे को एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा जो कि हमने यहाँ पहले लिखा हुआ था. तो अब मेरे सिस्टम में एक नॉर्मल लग रहा है राइट को. एंड दैट्स ऑल. ये 3 न्यूटन वाली फोर्स तो इसके कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, इस पे इट्स नॉट एक्टिंग ऑन. तो टोटल फोर्स इस पे है n विच शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड मास है इसका 2, एक्सेलरेशन है 1. एंड हेंस प्रूव्ड कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज. एंड अब सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया. 3 चीजें बस याद रखनी है. फ्रेम शुड बी इनर्शियल, फ्रेम में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड द 2 equal and opposite forces act on 2 different bodies, the action reaction pair. and यहाँ पे आपको दिखेगा एक यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द लॉज. यूनिफिकेशन इसलिए क्योंकि सारे लॉज बस एक ही लॉ है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. जैसे फर्स्ट लॉ जो है वो सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस है. सेकेंड लॉ जो है वो यही कहता है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रहा हूं देन वो मेरे को वापस पुश करेगा. एंड ये इससे आ रहा है बिकॉज आपको पता है कि जो फोर्सेस है, सिंस जो एक्सेलरेशन है, मान लो मैं आपको धक्का दे रहा हूं एंड आप मुझे वापस धक्का दे रहे हो एंड हम दोनों मूव नहीं कर रहे, देन ऑब्वियसली वो एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. एंड F1 इज इक्वल टू माइनस F2 से आ ही जाएगा. अगर आप, अरे यार मैं आपको दिखाई देता हूं. मान लो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक को धक्का दे रहा हूँ एंड वो ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो ब्लॉक नहीं मूव कर रहा हो तब भी इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. तो अगर आप इस पे एक फोर्स F1 लगा रहे हो तो इस ब्लॉक पे देखेंगे तो एक F1 फोर्स लग रहा है. तो ये ब्लॉक जो है ये भी मेरे पे एक F1 फोर्स लगा रहा होगा. एंड सिंस आपको ये पता है कि ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा
ये ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा। आई कैन ऑल्सो से दैट एक फ्रिक्शन का फोर्स या फिर कोई तो एक फोर्स है जो इसको रोक रहा है, अदरवाइज इसको मूव करना ही पड़ेगा, एंड वो जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा F1 के, तभी ये नहीं मूव कर रहा। सो काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो कि सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ भी पहुंच सकते हैं। एंड एक और चीज़ है विच इज़ नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड वो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट वो भी जो है वो फर्स्ट लॉ से आता है, एंड थर्ड लॉ जो है वो भी उससे प्रूव होता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक सर्कुलर ट्राई रिलेशन है, ट्रायथलॉन, इफ यू वांट टू से इट सो। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखोगे देन सारा मैटर जो है वो एक ही लॉ को ओबे करते हैं, विच इज़ न्यूटन्स लॉ। एंड बहुत सही है न्यूटन्स लॉज, बिकॉज आपकी लाइफ आसान होगी, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आगे। बट लेट्स मूव ऑन टू वन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज द फोर्सेस इन अ सर्कुलर मोशन। फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? सर्कुलर मोशन तो आपको पता है क्या है, बट सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन लग रही होती है। तो वो एक्सेलरेशन लग रही है, दैट मीन्स कि एक फोर्स भी है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन हमने निकाला था कि मान लो मैं एक स्ट्रिंग पे एक बॉल को घुमा रहा हूँ, देन उस पर एक एक्सेलरेशन होगी विच विल बी टूवर्ड्स द सेंटर, एंड वो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली स्ट्रिंग से आ रही है जो इस पर एक फोर्स लगा रही है, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है। उस स्ट्रिंग पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो स्ट्रिंग बॉल पे लगा रही है, एंड ये सारे रिएक्शन पेयर्स जो है वो आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। द की पॉइंट इज दैट ये जो फोर्स टेंशन है इस ऑब्जेक्ट पे, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट फोर्स तो लगा नहीं रहा हूँ, मैं तो स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ स्ट्रिंग पे, दैट इज इक्वल टू द टेंशन फोर्स, एंड वही टेंशन जो है एक ही फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस पे, तो एक ही स्ट्रिंग लगी हुई है और कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है ही नहीं, और किसी चीज़ से कनेक्टेड ही नहीं है, और कुछ हो ही नहीं रहा इसके साथ। इसका मास m है, तो m इंटू वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू द टेंशन। एंड हम कभी कभी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, इनफैक्ट बोल देते हैं, बट ठीक है आप बोल सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये हो इसलिए रहा है बिकॉज एक फोर्स लग रहा है जो सेंटर की तरफ है, एंड उसकी वैल्यू है mv स्क्वेयर बाय आर। बट मैं यूजली ऐसे ही बोलता हूँ कि एक्सेलरेशन है, हेंस एक फोर्स लग रहा होगा, एंड वो फोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर वो फोर्स नहीं होगा देन प्रॉब्लम्स हो सकती है। कैसे ऐसे मान लो अगर आप एक कार चला रहे हो, आपकी रोड कर्व्ड है, एक सर्कुलर एग्जैक्ट सर्कुलर कर्व है, एंड आपकी कार यहाँ से जा रही है, आप जा रहे हो यहाँ से, आप गोल गोल घूम रहे हो। अगर आप गोल घूम रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी एक एक्सेलरेशन है नेट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड वो एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय आर। अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब कि एक फोर्स भी होनी चाहिए इधर, बिकॉज सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगी, वो फोर्स आती है फ्रिक्शन से, एज यू ऑल माइट हैव गेस्ड। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रोड स्मूथ होती देन आप सर्कुलर मोशन में नहीं घूम सकते, बिकॉज वो एक्सेलरेशन देने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। या तो आप स्ट्रिंग टाई कर लो उससे, या तो आप उसको फिजिकली धक्का देने लग जाओ यहाँ से, बट कुछ तो करना पड़ेगा उसको सर्कल में घुमाने के लिए। हमारे केस में रोड और टायर के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, सफिशिएंट फ्रिक्शन होती है, जो उसको वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। नाउ यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर कि कैसे वो रोड पे घूमती है, एंड कैसे हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो उस सर्कुलर पाथ में ही रहे, एंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करे। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर मान लो कि आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक लिमिटेड वैल्यू है, mv स्क्वेयर बाय आर तो बढ़ सकता है अगर v बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रॉब्लम ये होएगी कि आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मान लो वो एक कांस्टेंट, एक मैक्सिमम वैल्यू है उसकी f, वो अगर वैल्यू कम होगी mv स्क्वेयर बाय आर से, देन ऐसा नहीं है कि न्यूटन्स लॉज वायलेट हो जाएंगे, न्यूटन्स लॉज आर नेवर वायलेटेड, बट आपका जो कार है वो बहुत ज़्यादा स्किड करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो इनफ फोर्स नहीं दे पाएगा उसका सर्कल में घूमने के लिए, एंड वो एक सर्कल नहीं बनेगा, वो इनफैक्ट एक अलग मोशन बनेगा, समथिंग एल्स लाइक थोड़ा अलग जाओगे आप। न्यूटन्स लॉज अभी भी वायलेट नहीं होंगे,
न्यूटन्स लॉज आर नेवर वायलेटेड। इनफैक्ट अगर वो फ्रिक्शन कम है फोर्स, देन आपका प्रॉब्ली रेडियस बढ़ जाएगा ताकि ये वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए हर टाइम, हमेशा, ऑलवेज। रिमेंबर दिस, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस। सर्कुलर मोशन में द फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। सर्कुलर मोशन में अगर कुछ घूम रहा है देन हम फोर्स की जगह उसको टॉर्क से एनालाइज करते हैं, विच इज ऑल्सो अ वेक्टर। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। अगर फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, देन नेट टॉर्क similarly is equal to moment of inertia times the angular acceleration. Moment of inertia mass का counterpart है. And with that we are actually done with Newton's laws. Circular motion में बस यही एक सिंपल सा केस होता है जिसमें आपको ये इक्वेशंस यूज करनी होती है। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको देता हूं, बहुत बेसिक। मान लो यहाँ पे एक पुली है एंड ये पुली जो है ये अटैच्ड है यहाँ से, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है मैंने जिसका वेट है m1। एक स्ट्रिंग जा रही है यहाँ से, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ नीचे भी आ रही है, यहाँ पे है वेट m2। मान लो ये एक्सेलरेशन a2 से नीचे जा रहा है एंड ये एक्सेलरेशन a1 से राइट को जा रहा है। कैन यू टेल मी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशंस आप कैसे लिखोगे एंड कैसे m1, m2 और a2 और a1 को रिलेट करोगे? एंड द आंसर इज प्रीटी ऑब्वियस, प्रीटी सिंपल। आपको बस ये याद रखना है कि जो स्ट्रिंग है m1 पे बस एक ही फोर्स है, विच इज द स्ट्रिंग। वो एक फोर्स टेंशन लगा रही होगी यहाँ पे। सिंस ये सेम ही स्ट्रिंग है, सिंस ये सेम ही स्ट्रिंग है, ये सेम ही स्ट्रिंग है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग जिस फोर्स से उसको खींच रही होगी उसी फोर्स से ये m1 भी स्ट्रिंग को खींच रहा है, एंड वही जो सेम फोर्स है वही m2 को भी खींच रही होगी। ये t और ये t इसलिए सेम है बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ हमारी हेल्प करेगा। मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं t से, ये t फोर्स से m1 को खींच रहा है, देन ऑब्वियसली m1 भी उसको t फोर्स से खींच रहा होगा वापस को। एंड अगर मैं देखूं इस स्ट्रिंग को, देन ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से नीचे तक आ रही है, तो यहाँ नीचे वो t फोर्स एडजस्ट होगा ताकि इस स्ट्रिंग पे जो मासलेस है नेट फोर्स जीरो हो। तो एक चीज़ बहुत सही होती है कि अगर मासलेस है आपका कुछ भी, मान लो ये पुली या स्ट्रिंग इसका मास ही नहीं है, मास इज इक्वल टू जीरो, देन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो ऑन दैट ऑब्जेक्ट। एंड ये आप बहुत कॉमनली यूज़ करोगे फिजिक्स में, तो ये भी याद रख सकते हो। हाइपोथेटिकल है, बहुत ही आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत ईजी है यार ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बस न्यूटन के लॉज लगाओ इन दोनों अलग अलग ब्लॉक्स पे। इनफैक्ट इन सबको एक सेम सिस्टम भी मान सकते हो, आंसर सेम आएंगे। तो दोनों तरीकों से देख लेते हैं। पहले में मैं m2 का बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। m2 पे क्या फोर्स लग रहा है, m2 इंटू जी नीचे लग रहा है, इसकी एक्सेलरेशन है a2, एक t ऊपर लग रहा है, m2g माइनस t विच इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू m2a2। सिमिलरली इस ब्लॉक पे बस एक t लग रहा है, तो t इज इक्वल टू m1a1। इस पे एक नीचे फोर्स है m1g, सो यू आर राइट अगर आप ये सोच रहे हो, बट वो बैलेंस आउट हो जाता है, जो ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देता है विच इज ऑल्सो इक्वल टू m1g, एंड ये हमेशा इक्वल होगा। इनफैक्ट अगर आप ब्लॉक को और दबाओगे तो और ज़्यादा रिएक्शन बढ़ेगा ग्राउंड से, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये इसकी स्टोरी ऐसी होती है कि यार ये हमेशा बैलेंस आउट कर देता है, बट नॉट ऑलवेज, एंड मैं वहाँ पे भी अभी आता हूँ। लेट्स जस्ट से कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो m2g इज इक्वल टू m1a1, तो m1a1 प्लस m2a2, एंड आपका काम हो गया। आपको एक रिलेशन चाहिए था m1a1 और m1a1 m2a2 में, एंड वो आपको मिल गया। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक ही सिस्टम मान लूँ, देन मैं ये बोलूँगा कि इस पूरे सिस्टम पे एक फोर्स लग रही है m2g नीचे को, एंड उससे एक एक्सेलरेशन आ रही है a इस पूरे सिस्टम की, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग लग रहा है, अलग नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यार वो स्ट्रिंग सेम है, अगर मैं यहाँ पे उस स्ट्रिंग को इतना मूव करूँगा तो नीचे भी उतनी मूव होएगी। गेटिंग इट, a1 और a2 सेम है,
A1 और A2 सेम है। एक आखिरी चीज देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक जैसे मैं आपको बोल रहा था कि नॉर्मल जो है वो हमेशा बैलेंस कर देते हैं mg को। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ये ट्रू नहीं होता। एंड कब नहीं होता? मान लो कि ऑब्जेक्ट की एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है यार? अगर मैंने उसको ग्राउंड पे रखा है, नॉर्मल मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसे? ठीक है, हाँ, आपको थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट को, तो मान लो एक बकेट है जिसमें पानी है, एंड उस पानी वाली बकेट को एक स्ट्रिंग से अटैच करके मैं गोल गोल घुमा रहा हूं। तो आपने अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो भी करो जाके, क्योंकि आपको बहुत सही लगेगा। आप ये रियलाइज करोगे कि ये जो पानी जो नीचे है, यहाँ पे नीचे है, इस पे एक फोर्स mg नीचे लग रहा है, और ये जो कंटेनर है ये भी इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल ऊपर को। बट ये जो पानी है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो इस पे जो mg का फोर्स एक नीचे है माइनस एक n का फोर्स जो ऊपर है, ये इसको एक सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन दे रहा है mv²/r। इनफैक्ट यहाँ पे mg और n इक्वल नहीं है। अगर mg और n इक्वल हो गए तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी वो स्टेबल है। एंड वो तो हमको पता ही है, अगर मैंने उसको स्टेबल स्ट्रेस पे रखा हुआ है तो जितना वो फोर्स लगा रहा है उतना ही नीचे से आ रहा है, तभी तो वो रेस्ट पे है। बट अगर मैं उसको घुमाने लग जाऊँ देन मेरा नॉर्मल जो है वो चेंज हो रहा है। इनफैक्ट ये माइनस कर देते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन ऊपर है, n जो है वो बड़ा है, तो n की जो वैल्यू है वो आ रही है mg प्लस mv²/r। n जो है वो ज़्यादा हो रहा है mg से। वाह, अगर मैं ऊपर देखूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे है, mg भी नीचे है। जो नॉर्मल रिएक्शन है मेरा मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी नीचे को है। तो इस केस में mg प्लस n इज इक्वल टू mv²/r। एंड यहाँ पे अब कंडीशनल है, यहाँ पे तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव थी, बट अभी दोनों टर्म्स पॉजिटिव नहीं है। mv²/r माइनस mg, तो एक केस ऐसा भी हो सकता है व्हेन mg इज इक्वल टू mv²/r माई नॉर्मल इज इक्वल टू 0। एंड नॉर्मल जो है अब आपको समझ आ रहा है इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो इन सम केसेस, अगर mg ज़्यादा हो गया। बट वहाँ तक हम नहीं जा रहे अभी, वो मैथमेटिकली आ सकता है। उसका मतलब यही है कि उसका मतलब मैं नहीं जाता यार, मैथमेटिकली करते हैं उसको। नॉर्मल रिएक्शन आपको समझ आ गया कि कैसे एक फोर्स एक रिएक्शन मिलता है ग्राउंड से। एंड ये रिएक्शंस और सारे बहुत सारे रिएक्शंस आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो हमारे चैनल पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपके लिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन सारे ले लो, बिकॉज यहाँ पे बहुत अमेजिंग फीचर्स आप सबको मिलते हैं आपके डोर स्टेप्स पे। प्रैक्टिस टेस्ट आपके कंफर्ट से, घर पे बैठ के पढ़ाई, टॉप एजुकेटर्स से लर्निंग्स, बैच पे बिठा के आपको पढ़ाना सिर्फ 940 की प्राइस पे। अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, जो कि बहुत बहुत ही अनआइडियल केस होगा, तो आप आईकॉनिक पे आ सकते हो, जिसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, आपके पेरेंट्स से कनेक्ट करूंगा, लाइव डाउट सॉल्व करूंगा आपके सिर्फ 1650 रुपीज़ में, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू द बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट इज फॉर क्लास 11th एंड 12th। मेरा कोड यूज करो SIDS10 एवरी संडे 1 PM। ज्वाइन इन फॉर अ प्राइज ऑफ गारंटीड 1 करोड़ रुपीज़। 1 बजे होगा क्लासेस 11th एंड 12th के लिए। बग्स बाउंटी का लिंक नीचे है। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है मेरे कंटेंट में, डू चेक आउट दैट लिंक एंड आप अपना प्राइस क्लेम कर सकते हो। फिर अनअकैडमी प्रोडिजी इज फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स फ्रॉम 7th ग्रेड ऑनवर्ड, जिनको एक 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट की एस्पिरेशंस है एंड और स्कॉलरशिप्स की एस्पिरेशंस है। इन डेट्स पे वो लोग आएंगे एंड प्लीज़ आओगे, आप सभी आओगे, अपने फॉलोइंग क्लासेस के अकॉर्डिंग आओगे अपने शेड्यूल में, एंड एक मैकबुक एयर जीतोगे जो आप मेरे को गिफ्ट करोगे बाद में, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नीड टू गिव समथिंग फॉर टू योर ट्यूटर, गुरु दक्षिणा बोलते हैं उसको, तो वो दे देना मेरे को, मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करूँगा। बट आपको स्कॉलरशिप मिलेगा एंड उसके अलावा आपको कॉलेज का ग्रांट मिलेगा, आप फ्री पढ़ाई कर सकते हो। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको ये फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल रहे हैं। सो इट्स अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जल्दी आओ इस पे। बैचेस जिनकी मैं बात कर रहा था प्लस और आइकॉनिक में, उनमें आपको डाल सकते हैं। इनफैक्ट आपकी अपनी चॉइस के बैच होंगे, आप अपनी प्रेफरेंस के बैचेस लोगे, अपनी प्रेफर्ड टीचर्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफर्ड टाइम ऑफ ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग, एंड आपको सब कुछ मिलेगा आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज इट्स ऑल फॉर यू, एवरीथिंग इज फॉर यू and everything you do it's all for you, everything we do it's all for you, everything you do it's all for you. So important lesson to learn.
स्पेशल क्लास में मैं आपको जल्दी मिलूंगा, ये उसके अमेजिंग फीचर्स. बट टिल देन थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओम शांति. मैं आपको फिर से मिलता हूँ बहुत जल्दी. एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड don't ever forget to remember, brush up the fundamentals. And कोई भी doubts आते हैं, anything, just reach out to me. You know where I am, you know who I am. I am your friendly guy from your neighborhood, the Spider-Man. Until then, bye bye. I'll see you next time.